पेशरफ्त हुई, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पीटीआई ने और हमने इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए। Can similarly be a force multiplier for regional connectivity. सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम अपनी आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते। अगर आप 4-3 की बात कर रही हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? तमाम क्या कहते हैं सियासी जमातें आपस में मुशावरत करके इफ़हाम और तफहीम से करेंगी तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। आज भी अदालत में समाअत हुई। मुज़ाकरात तो वाहिद रास्ता हैं, लेकिन क्या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? आज भी अदालत में ये रेजोनेंस आई। बज़ाहिर तो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। पार्लिमान और अदलिया का टकराव अब भी जारी है। तकारीर सुनने कौमी असम्बली में या कानून साजी के अमल को देख लें तो बज़ाहिर यही लगता है कि टकराव है। ये टकराव तो खैर पिछली गवर्नमेंट में भी था, जब पीटीआई की हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा था। अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो उस रेफरेंस भेजने का फ़ैसला तो जनरल फैज़ हमीद से भी ऊपर का था। किसका फ़ैसला था? इमरान खान कह रहे हैं कि अब हमें उस रेफरेंस के मकासद समझ आए। हालांकि पहले पीटीआई ये कहती रही कि ये रेफरेंस तो उस वक्त के वज़ीर कानून और एमकेएम के रहनुमा बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने भिजवाया था। तो क्या अब फ़रोग नसीम साहब को क्लीन चिट मिल गई है? हम इन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। 3 मेहमान अलग-अलग हमारे रूबरू होंगे। तारफ़ करा देता हूँ, हमारे रूबरू होंगे वफाकी वज़ीर पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। उनके बाद हमारे रूबरू होंगे पिलदैत के सरबरा और नामवर तज्ज़ियाकार जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन, और हमारे रूबरू हैं पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त दिया। पहले तो ज़रा ये चूँकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग इशू बन गया रेफरेंस वाला जो भेजा गया था, उस वक्त बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब के हवाले से आप लोग कहते हैं कि उन्होंने कन्विंस किया। अब इमरान खान कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया वो जनरल फैज़ हमीद के भी ऊपर से आया था। मकासद बाद में हमें समझ आए। क्या मकासद समझ आए? बहुत शुक्रिया पराचे साहब। देखिए, नंबर 1 तो ये कि इसके 100% ज़िम्मेदार जो हैं वो बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब हैं। उन्होंने ये रेफरेंस तैयार किया, उन्होंने वज़ीर आज़म को कायल किया कि रेफरेंस डालना बड़ा ज़रूरी है, और हमें बाद में इसके मुहरक़ात पता चले कि फ़रोग नसीम साहब के पीछे भी कोई था और उनका अपना कोई पर्सनल उनसे मामला रहा होगा या जो भी इशू रहा होगा। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब बैरिस्टर फ़रोग नसीम ये खान साहब को कन्विंस कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो कई मीटिंग्स में मैं भी मौजूद था। अच्छा। तो उसमें कई लोगों ने फ़रोग नसीम को चैलेंज किया कि ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, जिसमें फवाद चौधरी सर फहरिस्त थे इस काम को चैलेंज करने में, और वो ये बार बार कहते रहे कि ये मुनासिब नहीं है, अदलिया की जंग में हमें नहीं जाना चाहिए और हमें कोई ऐसा मसला इनके साथ नहीं है। लेकिन फ़रोग नसीम साहब वॉज वेरी कन्विंस कि जी ये इसमें मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं, और इसमें बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, और हमारी जो हुकूमत है वो इसी वादे पर आई थी कि कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर उसके फाइनेंशियल मामलात होंगे तो उसे हम चैलेंज करेंगे। तो उसी तरह से ये लेकर आए। और अभी जब परसों कल कोर्ट में जब खान साहब ने ये बात की एक सहाफ़ी के जवाब में, तब भी मैं खान साहब के साथ ही बैठा हुआ था। तो उन्होंने खान साहब से पूछा कि क्या ये रेफरेंस जो है ये जनरल फैज़ के इमा पर दिया गया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फैज़ उससे भी ऊपर का मामला था। तो ये हमें बहुत देर में बात खुली है कि ये कहीं और से चल रहा था। चलो नहीं, फिर मकासद जो खान साहब कह रहे हैं कि मकासद बाद में समझ आए इस रेफरेंस को फाइल करने के, वो क्या मकासद थे? फिर मुझे नहीं इल्म, मेरी खान साहब से इसमें तफसीलन बात नहीं हो सकी, बिकॉज खान साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए और कोर्ट के फ़ौरन बाद वो वापस लाहौर चले गए। मैं कल लाहौर उनके पास जाऊंगा तो कोई तफसीलन गुफ्तगू हो पाएगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया है, तो
ज़रूर ऐसी कोई चीज़ होगी जिसको हो सकता है आगे वो एलेबरेट भी करें कि क्या चीज़ थी। यानी आप बैरिस्टर फरोग नसीम साहब को क्लीन चिट नहीं दे रहे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। मैं तो पूरे जो फरूक नसीम का जो एक वो था जो सिस्टम वो बना रहे थे अदलिया के ख़िलाफ़, मैं मुसलसल उनको मॉनिटर भी कर रहा था। वो क्योंकि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, जी। वो मेरे उधर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे कांटेक्ट में भी वो सबसे ज़्यादा थे और मेरे ताल्लुकात भी उनसे ठीक थे वो। लेकिन मैं बार बार फरूक नसीम की जो चीज़ें हैं उसको मैं खान साहब को कहता रहा कि ये कहीं और से लाइन ले रहे हैं, ये इनकी अपनी लाइन नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल भी लिखा है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो। मैंने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ लिखी है कि किस तरह से मनूवर की गई थी चीज़ें। नहीं, लेकिन खान साहब तो खुद कहते थे कि मेरी काबीना में 2 नफीस वुज़रा हैं, जिनमें एक ज़ाहिर है बैरिस्टर फरूक नसीम साहब थे। अब ये तो खान साहब से आप पूछें, लेकिन बड़ा नफीस आदमी तो हैं वो। ये तो उसमें मैं उनको इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंट्रीग बड़ी थी जी इसमें। और वो इंट्रीग जो थी वो कहाँ से ड्राइव कर रहे थे, कहाँ से नहीं ड्राइव कर रहे थे, ये बात अब खान साहब बता सकेंगे। लेकिन जाहिर है कि वो जगह उन्होंने कहा कि जनरल फैज से ऊपर थे, तो जनरल फैज से ऊपर जो था इंट्रीग किस तरह की इंट्रीग आपने बैरिस्टर फरूक नसीम साहब में देखी? देखिए, नंबर 1 तो ये कि जब फरूक नसीम साहब इस बात का यकीन दिलाया करते थे कि MQM से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो तो अपने आप को PTI का सेनेटर तस्वर करते हैं और वो वज़ीर भी हमारे हैं, यानी PTI के हैं, तो उस वक्त मुझे उनकी बात का यकीन नहीं होता था। मैंने 2 बार खान साहब से कहा भी कि जितनी ये आपको यकीन दिलाते हैं अपनी सिंसेरिटी का, मुझे शक है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और जब हम MQM से नेगोशिएट करने बैठे इसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो शाह महमूद कुरैशी भी थे, परवेज़ खटक भी थे, मैं था, अली जैदी थे, असद उमर थे, और उधर से भी MQM की पूरी टीम बैठी थी। और फरूक नसीम साहब वहाँ बैठे अपना टांग पे टांग रख के सोफे पे, और उन्होंने वही बात जो इमरान खान के लिए कहते थे, उन्होंने कहा कि मैं तो MQM का सेनेटर हूँ, मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मेरा बॉस तो खालिद मकबूल सिद्दीकी है, इमरान खान को मैं क्या जानूँ। तो वहाँ मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको कहा कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये फरमाइए कि अब ना तो बैलेट पेपर छपे हैं, ना पैसे मिले हैं, ना सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुआ है, फिर 14 मई के इलेक्शन पंजाब में अभी तक आप लोग होपफुल हैं या आप भी समझते हैं कि अब नहीं होंगे? देखें, लग तो मुश्किल रहे कि, लेकिन अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या स्टैंड लेती है। आज के कोर्ट के जो एटीट्यूड था उससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कोर्ट अपने डिसीजन को अपहेल्ड करेगी और 14 मई को इलेक्शन कॉल होंगे। और अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं कराए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वज़ीर आज़म, उनकी काबीना के लोग, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन के दहाने पर खड़े हैं। आर्टिकल 6 भी लग सकता है सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने पर। और अगर हमने सुप्रीम कोर्ट की बात माननी ही नहीं पराचा साहब, हमने जजों को बुरे अल्फाज से नवाजना है, हमने आने वाली नस्लों को बताना है कि हमारे जजेस बड़े ख़राब थे, तो फिर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को एक रेजोल्यूशन पास करके ताला लगा दें। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमने नहीं मानना तो वहाँ टाइम ज़ाया करने की भी क्या ज़रूरत है। फिर जिन्होंने फ़ैसला करना है, वो PDM की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, तो वो अपने फ़ैसले करके सादिर फरमाते रहें कौम के ऊपर। अब आप माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी पार्टी में बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, जो नेगोशिएशन वाली टीम है। मुज़ाकरात एक अच्छा रास्ता होता है, और ख़ास तौर पर जब सियासतदान बैठते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। ये हमारी सियासत में हमारे सियासतदान एक डेड एंड पे क्यों पहुँचे? मैं समझ रहा था कि बड़े खुशनसीबी से मामलात आगे बढ़ गए थे। यानी 2-3 चीज़ों पे PTI ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और हम उनसे कह रहे थे कि वो एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। हमने उनसे कहा कि हम एक वक्त में तमाम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमारी डिमांड थी कि पहले पंजाब और KP के इलेक्शन हो, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। तो हमने वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। फिर हमने इनको कहा कि ये करने के लिए आपको वन टाइम अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, तो हम असेंबली में आके आपको रिक्वायर्ड नंबर्स पूरे कर देते हैं और आप ये अमेंडमेंट वन टाइम अमेंडमेंट कर लें। नंबर 3 पे ये था कि हमने इनसे कहा था कि इलेक्शन कराने के लिए आप
असम्बली को फौरी तहलील कर दें और केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट पर भी बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ एक तारीख के ऊपर मामला फंसा, और वो भी मेरा ख्याल है कोई 45-50 दिन के डिफरेंस के ऊपर, और वो ज़रा भी लचक पीडीएम की हुकूमत ने नहीं दिखाई। मसलन क्या लचक आप चाह रहे हैं? अगर 30-40 दिन है, उस वजह से मुल्क एक बहरान में फंसा हुआ है, तो कहीं कोई ना कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हो जानी चाहिए थी मुज़ाकरात में। इतने सीनियर पॉलिटिशियन बैठे, बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे बहुत बड़ा डिवाइड है, इन हाउस डिवाइड है मुस्लिम लीग नून के अंदर। शायद खाकान अब्बासी कुछ और बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ की दरीना ख्वाहिश है कि टॉक्स फेल हो जाएं और ये हुकूमत को इसी तरह चलाते रहें। शहबाज शरीफ को ख़तरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और वो हमेशा के लिए सियासत से बाहर हो जाएं, तो लिहाजा वो वाला रास्ता नहीं छोड़ना चाह रहा है। मरीम नवाज़ और मरीम सफदर और मरीम औरंगज़ेब अलहदा एक लाइन ली हुई है, वो उन्होंने जजों को गालम गलोच शुरू की हुई है, तो वो एक अजीब से खिचड़ी का माहौल है वहाँ पे। जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप तो एक जमात हैं, हमने 13 जमातों से बात करनी है। 13 भी नहीं है, वो 113 है, क्योंकि उनके पास अपनी जमात में 2-2 लोग कई ग्रुप बने हुए हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा था नेगोशिएट करना। जी बहुत शुक्रिया जनाब इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध और पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हमारे रूबरू थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ होंगे। उनके बाद नामवर तज्ज़ियाकार पिलदैत के सरबराह जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमारे रूबरू हैं वफाकी वज़ीर तिजारत पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में हुकूमती टीम में शामिल जनाब सैयद नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात पर आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। हुकूमत तो दावा कर रही है कि एक दिन इंतखाब कराने पे इत्तफाक हुआ है, जबकि पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुज़ाकरात फ़ेल हो गए। ये फ़र्क क्यों है इसमें? मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई के जो काबरीन जो मौजूद थे नेगोशिएशंस में, उनकी नेगोशिएशंस आखिरी ख़त्म होने के बाद भी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इस बात का क्लियरली इजहार किया कि एक दिन इलेक्शन कराने पे इत्तफाक हो गया है। सिर्फ जो तारीख़ें हैं उस पे इत्तफाक नहीं हुआ। तो इस स्टेज पे ये कहना कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो एक आफ्टर थॉट है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इमरान खान का माइंडसेट रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान ने पूछा कि 3 दिन आप लोगों ने क्यों दिए, तो इट मीन्स के मुज़ाकरात की जो विल है, जिसको पॉलिटिकल विल कहते हैं, वो उधर से नहीं नज़र आ रही फिर आपको? मेरा ख्याल है कि इमरान खान समझते हैं कि उनकी जेब में एक पिस्तौल पड़ा हुआ है और वो पिस्तौल इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब उसका नतीजा क्या होगा, मुल्क को कितना उससे नुकसान होगा, उसकी उनको परवाह नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है ना। हम एक असेंबली की बात नहीं कर रहे, हम 5 असेंबलीज़ की बात कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना एक मैंडेट है, अपने प्रायोरिटीज़ हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई आप अगर हमको कहते हो आप अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दो, तो उसकी भी कुछ जस्टिफिकेशन तो हो ना। ये सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को सूट करता था कि उनका ख्याल था कि हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उससे हम फोर्स करेंगे एक जनरल इलेक्शन मुल्क में, तो वो तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए ना कि सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली वाले अपने आप को जो है ख़ुदकुशी करके घर भेज दें। सो यू हैव टू हैव अ कोजेंट रीज़न। हमने इस हद तक तो ज़रूर ये बात की है कि ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड होगा अगर हर दफ़े हम ये कहें कि पंजाब की पहले इलेक्शंस होंगी, बाकी मुल्क की बाद में होंगी, ताकि पंजाब की जो इलेक्शन हो उसका पूरा असर मुल्क के हो। तो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस पर पूरे मुल्क से हट के एक सूबे पे चली जाएगी, तो जो कि मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो 1 डे इलेक्शन, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी कि भाई सबका ख्याल था कि जो 12-13 अगस्त को असेंबली का टर्म ख़त्म हो रहा है, जी वहाँ तक उनको टर्म ख़त्म करने दिया जाए। लेकिन हमने कहा कि अगर
पूरे मुल्क को एक पेज पे लाने के लिए अगर कुछ आगे पीछे डेट्स करनी पड़ी तो वो हम प्रपोज करेंगे कि वो हो। लेकिन अगर आप हटधर्मी से कहेंगे कि नहीं 14 अगस्त और नथिंग, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। आज भी जुमे के रोज़ जो समाअत हुई उसमें भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर मुज़ाकरात की बात की। उन्होंने कहा जुमे का रोज़ है, अगर मुज़ाकरात कर सकते हैं तो करें। तो आप अभी भी समझते हैं कि मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकल सकता है या इट्स ओवर, इट्स अ डेड एंड? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से सिर्फ मुज़ाकरात से ही रास्ता निकल सकता है, और जितनी भी एंड्स हैं वो नॉट ओनली आर दे डेड एंड्स, दे आर एक्सप्लोसिव एंड्स। कि अगर आप कन्फ्रंटेशन को उस लेवल पे ले जाएंगे कि कल को ये इंसिस्ट करते हैं कि जी यही बस तारीख़ है, अगर एक तो इम्प्रैक्टिकल हो गया ना, आज हम किस तारीख पे बैठे हैं और 14 पे कितने दिन हैं, तो उसको 4-5 दिन आगे करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन से वो अपनी मर्ज़ी की एक शिक निकाल के और उस पर सारा जोर डालते हैं और बाकी सारी आइन को वो भूल जाते हैं। तो और कानून को भी ये जो एक दिन के इलेक्शन, तो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का एक हिस्सा है। तो बात सारी ये है कि सियासत का मकसद ये होता है कि आप अकोमोडेशन करो, एक दूसरे की बात सुनो और अपने आप को एडजस्ट करो। हम ना फ़ौज हैं ना हम जुडिशरी हैं कि हम कह दें कि जी जो हमने ऑर्डर दे दिया बस अब इसी पे अमल होगा। हम सियासतदान हैं, हम पे पता है कि हमें रास्ते निकालने होते हैं, और उसी से ये रास्ते निकले कि ये मुल्क बना, उसी से रास्ते निकले कि हमने इस मुल्क को आइन दिया, उसी से ये सारे सियासतदानों ने किए, ये और किसी ने नहीं किए इस मुल्क के लिए। जना से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक आप देखें तो ये सारी अकोमोडेशन, गिव एंड टेक, डिस्कशन, नेगोशिएशन से चीज़ें हुई हैं। असल मसला फिर क्या है? अगर 14 मई को असेंबली 14 मई से पहले डिज़ाल्व हो तो 14-15 अगस्त को जाके इलेक्शन बनते हैं 90 डेज़ के बाद। आप अगर 1 महीना और ले जाएं तो सितंबर में हो जाएंगे। तो क्या वो जो ख़ास एक डेवलपमेंट है 16 सितंबर वाली, वही उसी को पीटीआई देख के फोकस कर रही है कि 16 सितंबर से पहले ही ज़रूर इलेक्शन? मेरा ख्याल है कि हाँ, हो सकता है कि पीटीआई की भी और उनके साथ जो लोग हैं सपोर्ट में, उनके जहन में होगा कि शायद वो तारीख इतनी सैक्रोसेंट है कि उनकी सारी डिफेंसेस उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा होता नहीं है। सियासत में सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और उसके बाद ये है कि अगर असेंबली टर्म पूरा भी करती है 12 अगस्त को और 60 दिन में इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन का प्रोसेस तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा ना। वो 16 सितंबर तो बाद में आएगी, उससे पहले सारी नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, अपील सब खत्म हो चुकी होंगी। तो उनको अगर ये कंफर्ट लेवल लेना है कि जी बदियाल साहब अभी भी चीफ जस्टिस होंगे और उससे पहले मैं करा दूं, तो वो तो प्रोसेस उससे पहले हो चुका होगा ना। तो खदशा का है कि मुल्क को दाव पे लगाना चंद दिनों आगे पीछे के लिए मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि आप समझ रहे हो कि अगर आज ये वाला मसला नहीं म्यूचुअल उससे हल होता और वो कहते हैं कि किसी सूरत में भी अब इम्प्लीमेंट करो और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम नहीं करते, फिर क्या होगा? फिर वो किसको बुलाएंगे? वो फ़ौज को कहेंगे कि तुम आके ये इम्प्लीमेंट कराओ। व्हाट इफ फ़ौज कहते कि नहीं हम नहीं आते, या आखिर में कहें कि अच्छा इतना ही केओस आपने क्रिएट किया कि हम आके खुद अपना फैसला करते हैं और आप लोग सब चलो इंक्लूडिंग द जुडिशरी। क्या करोगे आप? इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं 4, 5, 10, 15 दिनों के लिए कि पूरे मुल्क को जो है आप समंदर में फेंकने के लिए तैयार हो, ये तारीख लेने के लिए। आप वज़ीर तिजारत भी हैं, आप वज़ीर तिजारत भी हैं। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, तिजारत पे बात होनी है, इकनॉमिक कोऑपरेशन पे बात होनी है, फिर चीन के साथ कल सैफरी की इजलास भी है। आप बतौर मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इस सारी चीज़ को कैसे सम अप करते हैं? क्या इनिशिएटिव हो सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? फॉर्मल मुज़ाकरात जो हैं वो तो कल के दिन में होंगे जी, और उनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उनको या हमें उसमें इश्यूज़ हैं ट्रेड करने में, उसको हम डिस्कस करेंगे और उनके
सॉल्यूशंस फौरी तौर पे इधर निकालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत हमारे लिए एक ज़रूरी पूरा ये जो दौरा है, वी होप टू अचीव अ लॉट। My last question, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गोवा गए, उन्होंने बड़ा अच्छा आज एड्रेस किया। कुछ पीटीआई के लोग, सारे तो नहीं, कुछ इसको अच्छा भी समझ रहे हैं इस दौरे को, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। आपके चेयरमैन हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि तनकीद बराए तनकीद समाओ इस मुल्क में वतीरा बन गया है, तो उसको तो हम इग्नोर करेंगे। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। एससीओ का इनिशिएटिव प्राइमरली चाइना का और फिर रशिया का आता है। हमने उन सारे मामलात को डिस्कस करना है। ये कोई बायलैटरल विजिट नहीं है। कोई हिंदुस्तान के साथ जब ऐसा कोई मौका हुआ तो वो भी करेंगे, लेकिन आज तो ना वो हो रहा है ना इस किस्म की बात है। अब क्यों एससीओ की समिट हिंदुस्तान में हो गई, ये तो सारे ममालिक ने मिल बैठ के कोई फैसला ऐसा किया होगा। सो अब वो गए, पाकिस्तान की पोजीशन रखी, पाकिस्तान की जो भी इश्यूज़ हैं न सिर्फ हिंदुस्तान के साथ बल्कि दुनिया के साथ, वो सब जो है उसका इज़हार हुआ। तो अब किसको क्यों एतराज़ हो सका? पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेट कर ले कि भाई हम नहीं बोलते, क्योंकि वो तो फिर हिंदुस्तान तो इन सारे मुल्कों को अपना कर लेगा, फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा? बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नवीद कमर साहब, वफाकी वज़ीर तिजारत। नाजरीन, हमारे रूबरू थे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुल्क के नामवर दानिश्वर और पिलदैत के सरबराह जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं मुमताज़ तज्ज़ियाकार पिलदैत के सरबराह जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिल आखिर 4 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की पटिशन आ गई। दूसरी तरफ 27 अप्रैल का जो हुक्मनामा आया उसमें यही कहा गया कि 14 मई का पंजाब का इलेक्शन का हुक्मनामा स्टैंड बाय करता है। तो आपको फिर क्या नज़र आता है? देखिए, वो 14 मई के जो हुक्मनामे के बारे में, इलेक्शन के बारे में जो हुक्म है, जी, वो तो ये बार बार ना भी रिपीट करें तो ये तो अंडरस्टूड है कि जब तक वो ऑर्डर तब्दील नहीं होता तो ऑर्डर मौजूद है। लेकिन वो बार बार चूंकि याद दहानी करा रहे हैं तो इसका कोई मकसद होगा ना। और उन्होंने, आपको याद होगा कि अपने हुक्मनामे में रिव्यू का भी जिक्र उन्होंने किया था। जी बिल्कुल, रिव्यू अभी तक दिन चंद बाकी रह गए हैं और रिव्यू कोई नहीं आया। बल्कि आज भी उन्होंने यही फरमाया है कि हुकूमत कैसी हुकूमत है, इसने रिव्यू पटिशन ही नहीं दाखिल की। तो ये बार बार की याद दहानी, इसका कोई मकसद मुझे नजर आता है। इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये है कि वो ये चाहते हैं कि रिव्यू के लिए हमें कहा जाए और हम फिर कोई शायद रास्ता हमें मिल जाए कि हम वो जो 14 मई का इलेक्शन है उसको तब्दील कर दें या कोई दूसरा रास्ता निकालें। वो बार बार सियासी जमातों से भी इत्तफाक कराए का तकाजा इसलिए कर रहे हैं कि वो मेरे ख्याल में कोई वे आउट निकालना चाहते हैं। तो ये मेरा तो कम से कम रीडिंग ये है कि वो वे आउट की तलाश में है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी में वो 14 मई के इलेक्शन का हुक्मनामा जारी कर दिया था। उसके बाद फिर उनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर नुमाइंदे गए थे ब्रीफ करने, और उन्होंने फिर बाद में कहा भी था कि हमें तो अब पता चला है कि ये ऐसी संजीदा सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि अब कोई उन्हें रास्ता देना चाहिए। यानी आप फरमा रहे हैं कि अदालत फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब की हद तक तो पीटीआई ने टिकटें भी दे दी, उम्मीदवार भी फाइनल कर दिए, बल्कि ऑडियो लीक से तो कुछ और चीज़ें भी सामने आई। तो फिर आप समझते हैं कि 14 मई को नहीं होगा पंजाब में इलेक्शन? देखिए, 14 मई का तो अब बिल्कुल वाजे हो चुका है ना कि आज हम देखिए 5 तारीख को बैठे हुए हैं, तो 9 दिन रह गए हैं और कोई आपको तैयारी नजर नहीं आती। आपको बैलेट पेपर भी शायद प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि उनके पास तो पैसे बैलेट पेपर को प्रिंट करने के पैसे भी नहीं थे। जी। तो अगर बैलेट पेपर प्रिंट नहीं हुए
और वो तरसील भी उनकी नहीं हुई, तो फिर कैसे हो सकते हैं 14 को इलेक्शन? 14 को तो इलेक्शन नहीं हो सकते। आज भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुज़ाकरात की बात की। आज भी चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जुमा है, मुज़ाकरात कर सकते हैं तो कर लें, बताएं। लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातें तो मुज़ाकरात के नतीजे में किसी हतमी इत्तफ़ाक़ राय पर नहीं पहुंची, तो फिर हम यही समझें कि अदालत ही को कोई ना कोई रास्ता देना पड़ेगा। हो सकता है कि अदालत को ही रास्ता देना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में सियासी जमातों के बारे में ये कहना कबलज़ वक्त होगा कि वो हतमी तौर पे अब किसी इत्तफाक राय पे पहुंचने से माजूर हैं। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी पिछले 3 जो राउंड्स हुए थे, और मैं तो बल्कि बहुत खुशगवार हैरत में मुब्तला था कि आपस में जो उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उसके बाद की गुफ्तगू थी, बल्कि तीसरे राउंड के बाद भी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गुफ्तगू थी उसके अंदर बिटरनेस नहीं थी। वो ऐलान तो कर रहे थे, लेकिन वो जो अमूमन उनको अपोजिशन के बारे में, हुकूमत के बारे में एक बिटरनेस का तासुर होता है, वो मुझे नहीं नजर आया। तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बारे में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले में इम्प्रूव्ड लहजा है। तो मुझे लगता है कि एक आध राउंड और हो गया तो शायद वो जो दरमियान का थोड़ा सा गैप है उसे वो ब्रिज कर लेंगे। लेकिन आज ही मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कहा ना कि 3 दिन हमने दिए थे, तो इमरान खान ने कहा, पूछा बल्कि कि क्यों 3 दिन आप लोगों ने दिए। तो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब या बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब या फवाद चौधरी साहब जो टीम के मेंबर्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, तो फिर हार्ड एटीट्यूड इमरान खान की तरफ से है, मुज़ाकरात किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे। जी हाँ, ये दुरुस्त है कि असल में जो स्टिफ पोजीशन है वो तो इमरान खान साहब की है, बल्कि अगर कोई थोड़ा सा, चूँकि अब शाह महमूद कुरैशी साहब तो बड़े एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे निगोशिएशन से वाकिफ़ हैं। आपको याद होगा एक बहुत मुश्किल वाटर अपोर्शनमेंट एकॉर्ड था इंडस वाटर का, उसमें भी ये शरीक थे, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे मामलात पे गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है उनको अपने चेयरमैन साहब को मनाना चाहिए, क्योंकि पीटीआई को इसमें कोई गेन नहीं होगा, क्योंकि अब जो टाइम का गैप इतना कम रह गया है कि आप वो इंसिस्ट करेंगे तो 14 मई को तो होगा नहीं, तो उससे हालात ख़राब होंगे। उसका फ़ायदा पीटीआई को क्या होगा, मैं नहीं समझ सकता। क्योंकि ऐसी पार्टी जिसको जीतने की उम्मीद हो वो तो हालात को ख़राब नहीं करना चाहेगी। वो तो नहीं चाहेगी कोई ऐसा मामला हो जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही खुदा न खास्ता बिसात लपेट दी जाए और कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए। तो उनको मेरे ख्याल में ये, मैं तो ये कहता हूँ कि अक्टूबर भी अब क्या दूर है, अक्टूबर को ही एग्री कर लेना चाहिए, क्योंकि सेंसस का मामला भी हल हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए मर्दमशुमारी का मामला संजीदा है। जी जी, खुद इमरान खान साहब ने अपनी सदारत में इसका फैसला किया हुआ है कि अगला इलेक्शन नए सेंसस पे होगा, तो वो भी मुकम्मल हो जाएगा। दिन भी अब थोड़े रह गए हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि इनको आपस में मिल मिला के बात तय कर लेनी चाहिए। जुलाई में बजाय अगस्त के, जुलाई में असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें तो मामला ठीक हो जाएगा। ये बार बार मुख्तलिफ सवाल भी किए जाते हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी राय देते हैं। मसलन इमरान खान जब इंसिस्ट करते हैं कि 14 मई से पहले अगर आप इलेक्शन असम्बली तोड़ें, इलेक्शन की डेट दें, तो हम फिर एक दिन पूरे मुल्क के इलेक्शन पे राज़ी हो जाएंगे। वहाँ क्या आइन की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती? वो क्यों अगस्त में ही इलेक्शन चाह रहे हैं, सितंबर अक्टूबर की तरफ क्यों नहीं जाते? अब ये तो उनका अंदाज़े फ़िक्र है, उनके नज़दीक क्या मसलियत होगी कि वो ये समझते हैं कि ये अक्टूबर से पहले यानी सितंबर में इलेक्शन हो जाए, और सितंबर की भी शायद कोई ख़ास डेट होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में ही इलेक्शन हो जाए, उनकी पेट्रोनेज में इलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल में किसी एक शख्स के साथ इसको टाई अप नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी तक लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे, मैं बहुत अहमियत देता हूं कि ये जो मर्दमशुमारी नहीं कराई है उसके लिए हमने 34 बिलियन रुपए खर्च किए हैं, अभी भी खर्च हो रहे हैं। तो उसका अगर आपने नए इलेक्शन में फ़ायदा नहीं उठाया और 2 सूबों के इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे और बाकी 3 असम्बलियों के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पे, तो ये कितना ऑड होगा। तो इसलिए वो अक्टूबर में इकट्ठे ही हो जाए
क्योंकि उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत में कोई कमी वाकई नहीं हो जाएगी। ये जो 16 सितंबर वाली बात आपने बताई, या लोग कह रहे हैं 16 सितंबर को चीफ जस्टिस बंदयाल साहब चले जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन हो। अभी आपसे पहले सैयद नवीद कमर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मुतअद्दिद बार वो वफाकी वज़ीर रहे, अभी भी वफाकी वज़ीर हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी एक एक्सप्लेनेशन दी कि जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो तो 16 सितंबर से पहले हो चुका होगा, सिर्फ पोलिंग होनी है अक्टूबर में, यानी नॉमिनेशन होनी है, स्क्रूटनी होनी है, वो तो सारा कुछ इन्हीं चीफ जस्टिस साहब के दौर में हो चुका होगा। अगर 16 सितंबर को इसी तरह हम रीड करें जैसे लोग कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये 8 अक्टूबर की जो तारीख है उसके हिसाब से ये पिछले 54 डेज आप पीछे ले जाएं जी। तो वो 54 डेज जो है वो तो सितंबर से भी पहले उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बड़ा हिस्सा सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो इसलिए अगर ये वजह है तो ये भी वजह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मालूम नहीं कि क्या मसलियत है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब फ्री हैंड दे दें तो ये जो उनके एक्सपीरियंस्ड 3 इंटरलोक्यूटर्स हैं, मुझे यकीन है कि अगली एक नशिस्त में किसी फैसले पे पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलदैत। नाजरीन अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हम दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।